इकबाल साहब ने हमें कहा कि नोटबंदी पे बात करना है, तो मैं उस वजह से भी मैं थोड़ा मैं खुश हुआ, क्योंकि चलो पटना में आके आप लोगों के सामने नोटबंदी की बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत इस पर हमने बड़ी मेहनत करी है हमारे वायर में। तो मैं एक ओवरऑल एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ नोटबंदी के बारे में। पहली बात तो अभी जो आपने देखा 8 नवंबर से आज तक, नोटबंदी तो हुआ नहीं, नोट बदली हुई है। क्योंकि जो पहले जो नोट थे वो रंग बदल गया है और एक नया नोट आ गया 2000 का। और 2000 का क्यों आया इसका अभी तक सरकार से कोई रैशनल कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि 1000 को ब्लैक मनी जो जनरेट करने वाले उनको बोरियों में भर के ले जाने में ज़्यादा आसानी होती है, 2000 तो बड़ी बोरी की छोटी बोरी में हो जाएगा। जो होना अगर होना है तो होगा, और हो भी रहा है। अभी कई जगह लोग पकड़े गए हैं, साउथ में पकड़े गए हैं 2000 नोटों के साथ, करोड़ों रुपए 2000 नोटों के साथ पकड़े गए। उनमें से एक तो साहब एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक थे मद्रास में, जो जिनका नाम मेरे ख्याल शैलेश रेड्डी ऐसे कुछ था। पता लगा वो तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। तो मतलब आप देखिए ब्लैक मनी जो जिनको पकड़े जा रहे हैं, जो कैरी कर रहे हैं, तो उनके कहाँ उनके मतलब कनेक्शंस हैं। मंदिर में भी हैं, मतलब तिरुपति मंदिर में। तिरुपति मंदिर में वैसे सबसे ज़्यादा सोना रहता है, तिरुपति मंदिर में माना जाता है। तो उस पर भी मैं आऊँगा अभी। उसका उस सोने की इस सरकार की ये भी एक सोच थी कि मंदिरों में जो सोना है उसको किस तरह प्रोडक्टिव स्ट्रीम में लाया जाए। वो तो पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसको किस तरह मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए, वो एक अलग आइडिया। मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूँ। तो नोटबंदी की जगह नोट बदली हुई है। तो सवाल अब सब ये पूछ रहे हैं कि जब अगर 15 लाख करोड़ आपने ओवरनाइट उसको विड्रॉ कर लिया और इतनी तकलीफ हुई है लोगों को, और तकलीफों का तो आपने सब अखबारों में पढ़ा होगा, खासकर रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और छोटे उद्योगों को तो इतनी मार पड़ी है कि बेचारे अभी भी वापस नहीं आए, खड़े नहीं हुए अभी तक। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक हफ्ते पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी एक सर्वे आई थी, जिसका मैंने अपने एक लेख में जिक्र भी किया था। और उन्होंने पूरा ऑल इंडिया सर्वे में किया और बताया कि कम से कम नहीं तो 45 से 50% उत्पादन कम हुआ है, खासकर छोटे उद्योगों का। और बहुत ही मतलब बेरोजगारी भी बहुत हुई है। और हमारे जो वायर में हमने बड़े वीडियोस भी डाले थे किस तरह की ट्रेन से लोग जो दिहाड़ी, जो दिल्ली में जो डेली जो सुबह इकट्ठा होते हैं, जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या जहाँ, सब ट्रेन में भर भर के वापस गाँव में भी गए हैं। तो इससे बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो रही है कि यूपी में सारे गाँवों में सब बेरोजगार शहरों से आके बैठे हुए सवाल पूछ रहे हैं। यूपी के जो बीजेपी के एमएलए से तकलीफ है, उनको जवाब नहीं दे पा रहे अभी। तो वो देखते हैं अभी यूपी में इलेक्शन में क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे साहब ने कहा कि अब कि ये केवल एक आर्थिक कैंपेन नहीं था, ये केवल एक ब्लैक मनी का कैंपेन मेरे हिसाब से नहीं है। ब्लैक मनी इसका एक छोटा सा भाग है, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस पूरे कैंपेन को अभी एक नए मोड़ पे इस कैंपेन को लाके उन्होंने खड़ा किया है, और वो आप इस जो बजट में वो दिखता है, जिस तरह बजट पेश हुआ है, उससे मैं और भी कन्विंस्ड हूँ कि ये मुद्दा आर्थिक नहीं है, ये मुद्दा पूरा राजनीतिक है। और ये सरकार एक किस्म का क्या कहें, जैसे एक किस्म का लोग, जैसे आपने कहा कि
इस नोटबंदी से हर एक आदमी पे असर हुआ है, हर एक आदमी को इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है। तो एक किस्म से ऐसा आप अगर राजनीति में आप कोई भी मुद्दा उठाएं तो आपको उस मुद्दे के हिसाब से आपको शायद अगर कोई यूथ का मुद्दा हो तो आपको यंग लोग उस डिबेट में आप शामिल होते हैं, या अगर औरतों का मुद्दा हो तो औरतें शामिल होती है, मतलब ज़्यादातर प्राइमरी रीज़न जो होता है। या आप सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन शामिल हो जाते हैं उसमें, 60 साल से ऊपर वाले। तो मगर ये एक मुद्दा है जिसमें उन्होंने पूरे देश को मोबिलाइज किया है। और इससे पहले भी उन्होंने एक और मुद्दा था जिसमें मोबिलाइज करने की कोशिश करी, मगर वो फेल हुआ था, उसके बाद बात करूंगा। तो ये मोदी जी का एक खास, एक वेल प्लान्ड और मूव रहा है जो जिससे पूरे देश को इन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश करी है। और उसका जो राजनीतिक जो खास ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ब्लैक मनी वगैरह आता है, आर्थिक भी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एक ये नए किस्म के एक नेशनलिज्म को एक जन्म दे रहे हैं। और इस नेशनलिज्म को उन्होंने एक मॉरल, एक शुद्धिकरण, जो उन्होंने एक शुद्धि यज्ञ का एक स्टेटमेंट दिया था मोदी जी ने, कि ये एक किस्म से शुद्धि यज्ञ है, शुद्धि। अब शुद्धि यज्ञ, फिर उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात करी थी कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक भी है, जो करप्ट है जो इंडिया में, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। तो और उन्होंने जान के सर्जिकल स्ट्राइक का शब्द का इस्तेमाल किया, कि सर्जिकल स्ट्राइक उससे कुछ मेरे ख्याल 1-2 महीने पहले पाकिस्तान पे भी सर्जिकल स्ट्राइक अक्रॉस द बॉर्डर हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो एक हायर मॉरल पर्पस, एक मॉरल, एक किस्म का एक मॉरल नेशनलिज्म, जो मोरालिटी इंड्यूस्ड नेशनलिज्म आप अंग्रेजी में अगर कहें, तो एक नए किस्म के जो एक मोरालिटी को नेशनलिज्म से जोड़ के ये, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी भी आता है, उसमें एक अंदर से जो इंटरनल करप्शन और जो क्लीन इकोनॉमी की जो बात करते हैं, तो ये जो साफ जो शुद्धिकरण जो होता है, ये केवल एक आर्थिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें एक नया भारत की बात कर रहे हैं, न्यू नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं किसी तरह। तो ये मेरे हिसाब से ये है उनका मकसद। तो अब आप देखिए बजट में इतने लोगों को डिमोनेटाइजेशन से चोट आई है, और ये सब अखबारों ने रिकॉर्ड किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड किया है, जहां सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स आई हैं। स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, तो वहाँ पे सबसे मेरे ख्याल 30-40% जो डिपॉजिट आई है वहाँ पे आई है। तो स्टेट बैंक की अपने सर्वेज बताती हैं कि किस तरह महाराष्ट्र, पुणे के आसपास 45% के करीब उत्पादन गिरा है और लोगों की नौकरियां गई है। आरबीआई की इनके अपने स्टडी बता रही है कि और लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, और किसानों की तो हालत वैसी खराब थी यूपी में, खासकर बिहार का मुझे पता नहीं, मगर यूपी और उस तरफ हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में, बिहार थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाता है। तो दो साल ड्राउट रहा, फसल खराब रही, लोगों की आमदनी, किसानों की आमदनी गिरी। सरकार ने वायदा किया था कि किसानों को लागत से 50% ऊपर दाम मिलेंगे, वो सब अभी तक हुआ नहीं है। तो किसानों को बड़ी मार पड़ी है, और जो कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। हमारे कई पत्रकार, दिल्ली से पश्चिम उत्तर प्रदेश 4-5 घंटे दूर है, वहाँ पे तो इलेक्शन जिस तरह चल रहा है, बिल्कुल जो जाट वर्ग है, जो किसान है, वो बहुत गुस्सा है अभी बीजेपी से। उन्होंने बीजेपी को बड़ा डट के वोट दिया था 2014 में, वो अच्छी तरह वोट दिया था, और चरण सिंह के बेटे को उन्होंने छोड़ के बीजेपी की तरफ चले गए थे। आप सुन रहे हैं कि उनमें भी दोबारा सोच बदल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों को और कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो दिहाड़ी जिनकी नौकरियां गई हैं, उन सब की अपेक्षा थी कि ये सरकार कुछ देगी उनको। और सपोर्ट जो बताया जा रहा था कि डिमोनेटाइजेशन को लोगों ने कि मोटा मोटी तौर पे कहा कि भाई ये चलो, अगर ब्लैक मनी, काला धन, करप्शन, शुद्धिकरण हो रहा है तो ठीक है, सब शुद्धिकरण
इससे अगर कोई नया साफ सुथरी आर्थिक व्यवस्था निकलती है तो बहुत अच्छा है, चलो। मगर उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि बजट में कुछ आएगा, मगर मुझे हैरानी हुई बजट में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं था, ना किसानों के लिए कुछ खास कुछ। और टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का जो बजट में जो बजटेड जो बढ़ाया है वो केवल आप देखोगे 6-6.5% बढ़ा है। अब 6-6.5% में सरकार दावा कर रही है कि हमने बड़ा कर दिया लोगों के लिए, मगर लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। और योगेंद्र यादव जी ने किसान संसद वहाँ दिल्ली में जैसे बजट पेश हो रहा था तो 1 तारीख को दिल्ली में किसान संसद एक पैरेलल योगेंद्र यादव ने, जिन्होंने काफ़ी किसानों के बीच काम किया है, काफ़ी टूर किया है, उन्होंने एक सभा बिठाई। तो आप देखिएगा उस किसान संसद में किसानों की क्या उनका क्या मतलब रिस्पॉन्स था इस बजट को लेकर, कुछ नहीं मिला। तो मुझे हैरानी हुई कि जब वायदा किया इन्होंने कि गरीबों के लिए कुछ करेंगे, कुछ पैसा देंगे, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात हुई थी जो कि इकोनॉमिक सर्वे में उसका जिक्र भी है। फिर उन्होंने कहा कि चलो इसको हम डिबेट करेंगे। अच्छा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये है कि जो गरीब तबका है, जो 50-60% पॉपुलेशन का, उनको एक सीधे उनको एक इनकम, एक सिक्योरिटी के तौर पे, सोशल सिक्योरिटी के तौर पे इनकम दी जाएगी। अच्छा, उसकी बात हुई है पर उसका भी कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया कुछ। तो और किसानों को कर्ज माफ करने की बात करी, वो भी नहीं किया बिल्कुल। तो ये काफी मतलब टीवी स्टूडियोज में भी काफी जो आर्थिक पॉलिटिकल जो विशेषज्ञ पूछ रहे थे कि भाई कुछ किया क्यों नहीं। तो मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री इस बात से अब कन्विंस है कि उनका जो लोगों को अब पैसों की जरूरत नहीं है। मतलब ये मेरे साथ जो बहुत जो लार्जर जो मेरा विजन है, जिसे वो शुद्धि यज्ञ बोलते हैं, एक मॉरल नेशनलिज्म की जो बात हो रही है, एक नए किस्म के नेशनलिज्म जिसमें जो करप्शन फ्री होगा और जिसमें ब्लैक मनी नहीं होगा और जो बहुत एग्रेसिव भी होगा और हिंदुस्तान की बात दुनिया में रखेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, चीन को भी सबक सिखाएगा बोल रहे हैं, पता नहीं चीन से कब सबक सिखाएंगे। चीन और हमारी अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सारी बातें चल रही है। तो अब मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब जो लोगों के जो लोगों को जो पेन हुआ है, जो बहुत आर्थिक स्थिति बिगड़ी है जो गरीबों की, तो उनका हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। हो सकता है कि 2018-19 जब अगला बजट हो कुछ करें, मगर इस वक्त उनके बीजेपी के हिसाब से और सरकार के हिसाब से लोग उनके जो मॉरल एजेंडा में चलने को तैयार हैं। ये उनकी सोच है। मेरा मानना है कि ये सोच इस सोच का जो प्रूफ है वो यूपी इलेक्शन होगा। तो यूपी इलेक्शन में पता लग जाएगा कि ये इनके जो मॉरल सरकार मोदी जी के मॉरल एजेंडा को लोगों ने और नए नेशनलिज्म को लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जिस तरह नोटबंदी इंप्लीमेंट हुआ, जिस तरह आरबीआई ने 70-80 दिनों में 60-65 नोटिफिकेशंस, कभी ये कभी वो, कभी कुछ बोला फिर उसको वापस लिया, जिस तरह इंप्लीमेंट हुआ है, लोगों में गुस्सा बहुत है और वो दिखता भी है गुस्सा। और मुझे लगा कि औरतों में खासकर बहुत गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने जो औरतों की अपनी एक आर्थिक अपनी व्यवस्था होती है, घर में पैसे रखते हैं, कुछ ज़रूरत पड़े इधर उधर, कई बार अपने शौहर से अलग थोड़ा बताया वगैरह भी रखते हैं। तो वो हमने देखा कि औरतों को खासकर हमने जो वायर में भी हमने कवर किया, तो
तो दो तबके बहुत इससे नाराज हुए, औरतें बड़ी नाराज हुई हैं इससे। और पीछे हमें कोई बता रहा था यूपी में शाहजहांपुर में कोई एमएलए खड़ा हुआ अभी कैंपेन में, तो उसको कोई कोई महिला ऊपर चढ़ के उन्होंने थप्पड़ मार दिया उसको कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई है। तो इस तरह का गुस्सा औरतों में बहुत है। तो हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई गाँव में औरतें अपने मेल मेंबर्स के कहने पे वोट करती है, पर मैं नहीं मानता कि मेल मेंबर्स के कहने पे वोट करती है, कि वो जमाना बदल गया है। अब अंदर जाके अब सीक्रेट कौन चेक करता है मेल। तो ये मुझे लग रहा है कि जो अभी ये सारी चीजें अभी यूपी इलेक्शन में इसका पूरा आपको सिचुएशन का वो मिलेगा आपको पूरा फाइनल जो आउटकम जिसे कहते हैं। और भी इलेक्शन द स्टेट में, पंजाब में अभी हमारे कुछ पत्रकार दोस्त वहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी नोटबंदी का असर है, पंजाब में भी है। और पंजाब में भी अकाली दल और जो इंडिया अलायंस की तो हालत खराब है काफ़ी। तो ये जो पॉलिटिक्स जो डिमोनेटाइजेशन का जो है, मेरा ये मानना है कि ये मोदी जी ने इसको एक तो वो पूरा हिलाना चाहते थे पूरे देश के लोगों को कि ये मेरा मुद्दा है, मेरी तरफ अब देखो कि मैं ये करना चाहता हूं। उन्होंने एक बार, ये ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने कोशिश करी। आपको याद होगा ये पावर में आने के बाद 2014 में जून में आए, उसके बाद इन्होंने 4-5 महीने के अंदर इन्होंने एक बहुत ही ड्रैकोनियन लैंड एक्विजिशन बिल लाने की कोशिश करी। तो जो लैंड एक्विजिशन बिल ये लाए, तो आपको याद होगा उस लैंड एक्विजिशन के बिल के तहत मोटा मोटी ये था कि स्टेट जाके किसानों की ज़मीनें खरीदेगी और उनको ज़बरदस्ती ली जाएगी, चाहे वो बेचना चाहे ना बेचना चाहे, और उससे बड़ी स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएगी और उससे बड़ा अर्बनाइजेशन होगा। और तब तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि किसान हिंदुस्तान में खेती प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इनको किसानों को खेती से हटाया जाए। तो एक किस्म से आपको याद होगा उस वक्त सारे देश के किसान खड़े हो गए थे, और यहाँ तक कि बीजेपी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस, उनको भी नीचे से फीडबैक मिलता है। उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने भी लैंड एक्विजिशन जिस तरह वो ला रहे थे बिल का, उन्होंने उसको पूरा अपोज किया बीजेपी के एमपीज ने। तो क्योंकि उस लैंड एक्विजिशन बिल में भी अब ये बारीकी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह नोटबंदी में जैसे आपने बताया कि हर एक आदमी इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि भाई हर एक के पास कैश था 500 रुपए। लैंड एक्विजिशन बिल जो जिस तरह ये ला रहे थे, उसमें भी हर कोई रूरल इंडिया में खासकर, और अर्बन इंडिया के भी लोग जिनका रूरल एरिया में कोई ताल्लुक हो, लैंड हो, उसमें भी बड़ा पॉपुलेशन इफेक्ट हो रहा था। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी करीब 55-57%, 60% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, और उनका भी लैंड वैंड से वास्ता है अभी भी। चाहे खुद छोटे शहर में रहते हो आप, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा बहुत जमीन गांव में होता है। तो जिस वहां पे भी अनडेमोक्रेटिक, सो यहाँ डेमोक्रेसी की बात है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से कोशिश की गई कि देश के सारे स्टेट्स में लैंड एक्वायर की जाए और उसको और चीजों में उसको डिप्लॉय किया जाए, अर्बनाइजेशन। अच्छा, उस दौरान आपको याद होगा कि क्योंकि वो पार्लियामेंट में उसकी समर्थन की जरूरत थी, पार्लियामेंट में मोदी जी को का समर्थन नहीं हुआ, और वो लैंड एक्विजिशन बिल को उन्हें वापस लेना पड़ा, नहीं कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि ये पहली बार ही नहीं हुआ कि इस तरह का कोई बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आपने चाइना के जो चेयरमैन माओ थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था 1950s में, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 5 साल के अंदर बिल्कुल पश्चिमी देशों के तरह दुनिया में उनसे वहाँ तक, उस लेवल तक इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। तो उस ग्रेट लीप फॉरवर्ड में फिर वो किसानों को कलेक्टिव फार्मिंग, और उसमें भी
प्लान था कि किसानों को फिर इंडस्ट्री में शिफ्ट किया जाए। तो ये एक टॉप डाउन एक मॉडल था। तो वहाँ पे भी, जबकि माओ साहब का सपोर्ट बहुत था, माओ बड़े अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू की तरह थे चाइना में, उन्हें भी मात खानी पड़ी, वो वहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेल्ड। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी का भी एक हमारे एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड टाइप ऑफ थिंकिंग है कि ऊपर से आप तय कीजिए कि इतने सारे लोग, 1 बिलियन लोग अब कल से इस तरह रहेंगे, अब उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। तो और नीचे डेमोक्रेसी जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो हिंदुस्तानी जो हैं, जो दुनिया में जिनका बड़ा नाम है, अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा है कि ये एसेंशियली ये अनडेमोक्रेटिक और एक डेस्पोटिक मूव था डिमोनेटाइजेशन। और डेस्पोटिक का अर्थ है एसेंशियली डिक्टेटरशिप, इट वाज डन लाइक अ डिक्टेटर। और किसी से कोई पूछा नहीं, अब पूछने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सीक्रेसी रखना था, तो पूछा नहीं। उन्होंने साथ साथ ये बात भी कह दी प्राइम मिनिस्टर ने कि ऑपोजिशन परेशान है क्योंकि इन्हें पता नहीं था। कहने का मतलब था कि उनको पता था, मतलब बीजेपी को पता था। तो अब ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उस दौरान 8 तारीख से पहले कई जगह ज़मीनें खरीदी, हर एक स्टेट्स में बीजेपी की यूनिट्स। तो अब ये कितना, इसका सब इन्वेस्टिगेशन सब होना चाहिए, पता नहीं हो रहा है कि नहीं। तो मेरा मानना है साहब कि इसमें गरीबों, एक हिंदुस्तान में एक कैश इकोनॉमी है जो जायज़ है। हाँ, तो मेरी आलोचना इस डिमोनेटाइजेशन और इनके पूरे जो सोच के खिलाफ ये है कि पहली बात तो ये अनडेमोक्रेटिक था, दूसरा जो इनका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, सारे पैसे वापस आ गए। तीसरा, इन्होंने अटैक किया कैश वेल्थ पे, और कैश वेल्थ सारे आंकड़े बताते हैं कि जो ब्लैक मनी वेल्थ है हिंदुस्तान में उसका केवल 5% है, बाकी 95% रियल एस्टेट है और गोल्ड है। अच्छा, गोल्ड को ये लोग हाथ नहीं लगाना चाहते। मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो पुराने आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, चीफ अर्थशास्त्री थे, उन्हें अभी मोदी जी ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया है, और वो इन चीज़ों को समझते हैं। उनका मैंने वायर में इंटरव्यू किया, आपको अगर वो होगा तो देखिएगा। उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र यादव, और पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में फॉर्मली ये बात नहीं बताया, मगर अलग से उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद मोदी जी को इनपुट्स दिए थे कि ब्लैक मनी को अटैक करने के लिए आपको गोल्ड और रियल एस्टेट को भी वो करना जरूरी है। तो गोल्ड की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई आप हिंदुस्तान में, ये बात सही है, हिंदुस्तान में तकरीबन कुछ भी नहीं तो अगर अंदाजा अगर सही हो, 750-800 बिलियन डॉलर का जो वर्थ ऑफ गोल्ड जो केवल घरों में है और मंदिरों में है। अब अगर आप 800 बिलियन डॉलर को अगर रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनेगा तकरीबन करीब 70 लाख करोड़, क्योंकि हमारा जो जीडीपी है 140 लाख करोड़ है, तो उसका आधा कर लीजिए। तो 60-70 लाख करोड़ आप सोना कह रहे हैं कि लोगों के घरों में है और मंदिरों में है। तो उन्होंने मोदी जी को सुझाव दिया कि भाई अब सोना भी आप पूछिए लोगों से, अगर किसी तरह सोने को भी आप बैंकिंग स्ट्रीम में लाएं, तो मगर ये कह के नहीं कि काला धन है, उनसे बोले कि भाई इसका इस्तेमाल अच्छी तरह हो, बैंक में हो, इसका पूरा किसी पूंजी है तो पूंजी में देश को इस्तेमाल करने का मौका मिले सोने का। तो उन्होंने मोदी जी से पूछा, तो मोदी जी ने कहा नहीं वो औरतों से अगर तुम सोना लोगे तो नाराज हो जाएंगी। तो उनका पहला एक रिएक्शन था। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, छोटे घरों में आप सोना कितना होता है, कोई थोड़ी कोई किलो जो आम आदमी होता है उसके पास तो सोना होता नहीं है। अच्छा, ज्यादातर
जो मोटे तौर पे जो सोना होता है वो मंदिरों में है। तो ये इसका भी आंकलन रिजर्व बैंक ने बहुत पहले किया हुआ है कि मंदिरों में कितना सोना है। तो केवल अगर हम मंदिरों का सोना लेंगे तो वो भी काफी बड़े, उसका भी अमाउंट बहुत काफी सॉलिड है। मतलब 10% जीडीपी का जो है वो सोना मंदिरों में मिलता है, वो सोना। तो उन्होंने तो ये जाधव साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि मंदिरों आप ठीक है, आप अगर घरों को नहीं बोलना चाहते, हाउस होल्ड जो फैमिलीज को, कि आप अपना सोना कोशिश कीजिए बैंकिंग सिस्टम में लाएं, तो उन्होंने कहा कि चलो मंदिरों से तो बोलिए कि बैंकिंग सिस्टम में लाएं। तो उन्होंने, मोदी जी ने उनसे कहा कि अगर मंदिरों को बोलोगे तो फिर और लोग नाराज हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि और लोग कौन है? उनका मतलब था संघ नाराज हो जाएगा कि आप मंदिरों को क्यों कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि जो बड़ा जो ब्लैक मनी है, जो सोने में फंसा हुआ है, उसको ये छूना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा राजनीतिक मामला अटकता है। क्योंकि ये मंदिरों से पूछना नहीं चाहते। मंदिरों में तो सोना काफी बड़े इसमें रहता है। आपने पद्मनाभा, आपने पढ़ा होगा केरल में जो पद्मनाभा टेम्पल जो था, उसमें तिरुपति में और भी कई मंदिरों में, तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशन है कि लोग सोना चढ़ाते हैं। तो आप केवल जो 5% जो ब्लैक मनी वेल्थ है, जो केवल कैश में है, उस पर आपने अटैक किया, उस पर प्रहार किया है। आप अभी इस पे गोल्ड और रियल एस्टेट को, जो कि 95% है, उसको आप नहीं छू रहे हैं, और कह रहे हैं कि करेंगे। कुछ बेनामी एक्ट आ रहा है, तो बेनामी एक्ट के जरिए कह रहे हैं रियल एस्टेट में जो जिसके नाम पे, जिसका है, अगर उसके नाम पे ना हो, और उसके बिहाफ पे कुछ और लोगों ने जमीन, उनके नाम पे जमीन हो, उसको भी वो करेंगे, उसको भी पकड़ेंगे। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञ बोलते हैं कि बेनामी एक्ट में को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। मगर इसके साथ चलते हुए हो ये रहा है कि जो स्टेट जो है वो बहुत जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम्स जो हैं, अब चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे इनके जो तमाम जो पुलिस हो, ये अब मेरा मानना है कि इनके थ्रू ये ब्लैक मनी के नाम पे अब ये सख्ती करना शुरू करेंगे। और इस सख्ती में होता ये है कि ज्यादातर मैंने देखा है कि ये आम आदमी पे जाके इसका सारा ईंटा आम आदमी के सर पे फूटेगा। क्योंकि जो बड़ा जो उद्योग है और बड़े लोग हैं, ये तो नोटबंदी से बिल्कुल तय हो गया है। बिल्कुल हमने जब 8 नवंबर से जो अगले 2-3 हफ्तों में हमने वायर में लोगों से वीडियो में पूछा। शुरू में लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं, कुछ शुद्धिकरण हो रहा है, कुछ देखते हैं क्या होता है शुद्धिकरण। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट था, ये अखबारों में भी छपा। मगर जब हमने दिसंबर में देखा, दिसंबर दूसरे हफ्ते तक जब सारा पैसा वापस आने लगा और लाइनों में गरीब आदमी खड़ा रहा, तो तब ये लोगों ने बोलना शुरू किया हम तो लाइन में हम खड़े रहे, और बाकी तो सारे जो पैसे वाले हो तो अपने बैंकों में पिछवाड़े से आके पैसे डाल के जब जा रहे हैं, और सारे बैंक ऑफिशियल्स वो सब जो जिनका पैसा है उनको सारी सुविधाएं, और हमें लाइन पे खड़े होना पड़ रहा। और इस बात से लोगों की थोड़ी नाराजगी शुरू हुई बाद में। ये मैं 4 हफ्ते बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद लोगों की अपेक्षा थी कि अब कुछ सरकार करेगी हमारे लिए कुछ, वो भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो धीरे धीरे अगर ये सरकार कुछ करती नहीं है और लोगों को जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक जो पेन हुआ, दर्द हुआ है, उसको अगर एड्रेस नहीं करेगी, तो केवल ये जो मोदी जी का जो मॉरल नेशनलिज्म वाला स्लोगन है, उससे काम मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। ये मेरा आंकलन है। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि हम पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स में रह रहे हैं। ट्रंप जैसे आदमी सारे उसके प्रेडिक्शंस के बावजूद ट्रंप जैसा आदमी अगर पावर में आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। और
मेरा ये आंकलन है कि हिंदुस्तान का जो वोटर है और हिंदुस्तान का जो आम उसमें इतनी सेंस तो है कि वो अपनी जेब में इतनी बुरी तरह मार खा के वो किसी खोखले शुद्धिकरण वाली पॉलिटिक्स ब्लैक मनी पे अटैक हो रहा करके आंख बंद करके सपोर्ट नहीं करेगा इस सरकार को। तो ये तो, तो, तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार अभी इसका टेस्ट चल रहा है। ये अभी यूपी के बाद भी इनका टेस्ट है आगे कि इन्होंने इतना बड़ा एक कैंपेन चलाया है और मोदी जी का ये इनकी एक और प्रॉब्लम है, ये हर चीज में ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, फिर एक नया एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देते हैं तो ताकि पुराना वाला भूल जाए, फिर वो फिर नहीं पूरी होती। अभी 3 साल से हम ये देखते हुए हैं, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे। तो ये लेटेस्ट इनका ये है कि नोटबंदी के बाद वाला पॉलिटिक्स, तो हिंदुस्तान शुद्ध हो रहा है, तो ये पता नहीं कब तक चलेगा। मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी वोटर इतना बेवकूफ नहीं है कि ये 2019 तक ये चलता ही रहेगा। कभी तो वो बोलेगा कि आप नौकरियां अब बताओ कितनी मिली है। इंडिया टुडे का एक सर्वे हुआ अभी पिछले मैं अपने एयरक्राफ्ट में भी पढ़ रहा था, उसमें वो सर्वे ये बताता है कि पूरे देश भर में लोगों से पूछा गया है सवाल, उसमें ये बताया गया कि मोदी जी अभी भी पॉपुलर हैं, मगर वो सर्वे ये बोलता है कि आगे जाके लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि नौकरियों का क्या होगा और आर्थिक स्थिति हमारी कब सुधरेगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, जो कि ये डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद जो आर्थिक स्थिति वैसी थोड़ी बिगड़ी हुई थी वो और बिगड़ती जा रही है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनका आप सर्वे पढ़े तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका असर लंबे दौर तक चलेगा। और पॉलिटिकल जो लोग बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जेटली बोल रहे हैं नहीं, इसका असर ज्यादा चलेगा नहीं। तो अभी सरकार के अंदर ही अलग अलग व्यूज हैं अभी, और सरकार के जो अपने अर्थशास्त्री हैं वो बोल रहे हैं कि इसका जो असर 2017-18 तक उसके आगे भी चलेगा, क्योंकि जो छोटे उद्योग हैं जिनको मार लगी है वो इतने आसानी से वापस नहीं खड़े हो पाएंगे और खड़े हो नहीं पा रहे हैं। और दूसरा मेरी एक और प्रॉब्लम इस सरकार से ये है कि और इस डिसीजन से एक और मेरी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के दिमाग में और आशंकाएं भी पैदा हो रही कि पहली बात तो बड़े उद्योग सबसे जो ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट करते थे, जो पॉलिटिकल फंडिंग पार्टीज की जो फंडिंग होती है, और उसमें जो उस पर कोई अभी तक रोक नहीं है, अपने ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई रोक नहीं है। अभी बजट में उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अभी तक ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज 20,000 रुपए तक हमारे तुम्हारे ऐसे लोगों से पैसे ले सकती है, मगर उसको बताने की जरूरत नहीं कहां से आया और उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये अभी तक का लॉ था। इससे होता क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी बड़े उद्योग से 100 करोड़ लेके उस 100 करोड़ को 20-20 हजार के छोटे छोटे हिस्सों में बांट के कहते थे कि ये इतने लोगों ने हमें दे दिया, तो इसको हमें तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऐसा है कि बताने की जरूरत नहीं है। तो अब उसको इलेक्शन कमीशन ने उसको 20,000 को कम करके 2,000 कर दिया है। तो मेरे हिसाब से अब क्या होगा कि वही जो 100 करोड़ जो आपको जो बड़े उद्योग दे रहे हैं, ब्लैक मनी दे रहे हैं, उसको आप 20,000 की यूनिट्स में तोड़ने के बजाय 2-2 हजार के यूनिट्स में तोड़ेंगे, तो उतना थोड़ा ज्यादा तोड़ के बता देंगे भाई ये हमारे लोगों से आया है। और आरटीआई के जरिए ये पता लगाया कि बीजेपी कांग्रेस जो बड़ी पार्टियां हैं उनका करीब 70%, 65 से 75% पैसा इस जरिए से आता है कि जो 20-20 हजार जो लोगों से कि भाई ये हमें इनसे मिला है और हम बता नहीं सकते आपको कहां से आया। तो ये जो ब्लैक मनी का जो सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक अंग्रेजी में कहावत है जो कि मछली, फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, मछली हमेशा सर से उसका सड़ना शुरू होता है। तो ये पूरा जो सिस्टम जो बड़े उद्योग और जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो
पैसों का आदान प्रदान होता है। ये सिस्टम का सबसे बड़ी खामी है सिस्टम में। इस पे अभी तक हमें कुछ सुधार दिख नहीं रहा। हालांकि मोदी जी बात कर रहे हैं कि हमें सब मिल के बैठ के बात करना चाहिए, तो 3-4 बार बोल चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी से, हम सब मिल के इसका सुधार करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि पहले इसका सुधार करते, फिर डिमोनेटाइजेशन करते, या फिर ये बोलते कि डिमोनेटाइजेशन पे हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सोचना चाहिए। अच्छा, उसको तो आपने बिल्कुल किससे कंसल्ट करे वगैरह मार दिया, जिसमें सारे ज्यादातर गरीब लोगों को चोट पहुंची उसमें। और इसमें आप कह रहे हैं कि फंडिंग जो है ब्लैक मनी की जो होती है, इस पे हम सब मिल के बात करेंगे। अब हो सकता है कि और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें कुछ ज्यादा उनका भी कैश ब्लैक मनी से उनका चलता है कैंपेन और इलेक्शन पार्टी का जो फंक्शनिंग, तो वो भी शायद नहीं चाहते हो। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गैप है। और दूसरा, आप देखिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब लाखों नोटिस भेजने शुरू कर दिए। जो लोग जिन्होंने 3 लाख 4 लाख, गाँव में भी लोग कई लोग कैश रखते थे, अब किसानों के घरों में भी, और पिछले अगर 20-25 साल से आपने किसी ने 4 लाख रुपए अगर इकट्ठा किया, उनको जाके जमा करना पड़ा। अब उन सबको भी टैक्स नोटिस जानी है। तो अब आगे जाके मेरे हिसाब से ये एक और नया एक कंट्रोवर्सी खड़ा होगा कि आप छोटे लोगों पे आप नोटिस भेज रहे हो, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने कैश डाला उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा देता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे देश में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो ज्यादातर पॉलिटिशियंस चलाते हैं, और ये तकरीबन 40-50 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी हैं जो जिसमें गुजरात महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। तो हिंदुस्तान टाइम में ये खबर आई थी पूरे डिटेल के साथ कि एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उसमें नोटबंदी से एक दिन पहले करीब 1.25 करोड़ था, और नोटबंदी के 4 दिन के अंदर 209 करोड़ आ गया उसमें। अच्छा, अभी तक वो कोई उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है। तो ये सवाल, और उस कोऑपरेटिव बैंक का जो चेयरमैन जो है वो गुजरात सरकार का कृषि मंत्री रहा है 4-5 साल पहले, उसका नाम है दिलीप संघानी, और ये अखबार में छपा है। तो जब पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जब नोटबंदी पे जब ये इसकी जो इंक्वायरी करने के लिए जब आरबीआई के गवर्नर को बुलाया, तो उनसे पूछा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में इतने पैसे आए, ये कैसे, टोटल बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में उसी खबर में थी, नोटबंदी के एक दिन पहले 500 करोड़ था उनपे, ये सारे मिला के करीब 60-65, और 4-5 दिन के अंदर 500 करोड़ से 6,000 करोड़ हो गया, 6 गुना ज्यादा। अच्छा, ये मेरा ये पूछना है कि ये इनकम टैक्स और ये इन्फोर्समेंट यहाँ पे क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही, और केवल लोगों के अकाउंट्स में इधर उधर पूछताछ हो रही है। तो इसका मैं आपको सीधा मेरा ये मानना है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये कोई दूध का धुला नहीं है, ये करप्ट डिपार्टमेंट है, और ये माफ कीजिएगा ज्यादातर करप्ट है। शायद यहाँ पे कोई ऑनेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी बैठा हो। और इनकी पहली सांठगांठ बड़े उद्योगों से और बिजनेसेस से तो है, तो ये उनसे सवाल ये नहीं पूछ सकते, ये ना पूछेंगे, क्योंकि उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उनके हफ्ते चलते हैं, ये सबको पता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके उसी को पकड़ेगा जिसने 5 लाख 7 लाख 10 लाख डाला। सब मैं आपको लिख के देता हूँ, यही होने वाला। अगले 6 महीने में ये इन्होंने इतने सारे अकाउंट, ये बजट में इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि इतने लोगों का 5 लाख लोगों का के अकाउंट में इतना पैसा है, या और मेरे ख्याल 1.5 लाख लोगों के अकाउंट में मेरे ख्याल 80 लाख से ज़्यादा है हर एक अकाउंट में। तो अब देखना ये है कि ये किन लोगों के पीछे जाते हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके, या ये सरकार
इनमें एक क्षमता है क्या कि असली जो काले धन वाले को पकड़ के उनसे टैक्स लिया जाए। और दूसरा आप देखिएगा, इन्होंने अब इस बजट में अगर आप बजट के कुछ आंकड़े देखें तो इन्होंने ये तय कर लिया कि अगले साल अभी तो इनकम टैक्स इन्होंने पूरा जो 15 लाख करोड़ आए बैंक अकाउंट में उस सबको अभी सॉर्ट आउट करने की, ये इतने पैसे कम है इन अकाउंट्स में, इतने। तो अब धीरे धीरे अब इनको नोटिस अभी जाना शुरू हो गया है। मैंने सुना है कि कुछ 1-1.5-2 लाख नोटिस तो जा चुकी हैं। तो अब किस तरह इनको इनसे किस तरह का व्यवहार होता है और किस तरह का इन पे एक कोअर्शन होगा, इन पे मतलब जबरदस्ती की जाएगी, क्या रूल लॉ के अंडर पेश आएंगे। अच्छा, एक खबर एक और आई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बहुत ज्यादा पावर भी दे दी गई है। ये इन्होंने इनकम टैक्स सेक्शन को अमेंड किया है जिसके तहत जो असेसिंग ऑफिसर है, जो नीचे वाला अफसर है, उसको पावर दे दी गई कि आप जाके इनके एसेट सीज कर लो। तो अगर किसी का अगर 10 लाख मान लो 10-15 लाख हो, अगर वो उसको आपने नोटिस दे दिया और इसके बजाय कि कोई डेमोक्रेटिक तरीके से जो पहले हुआ करता था कि आप प्रॉपर नोटिस दें, जवाब लें, कोर्ट्स के थ्रू भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि एसेट अगर उसका घर वर हो कुछ, आप सीधे जाके एसेट तो सीज नहीं कर सकते, वो आपको कोर्ट से एक मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आना पड़ता है। अब इन्होंने लॉ को चेंज कराया है कि ये उसके तहत ये सारी जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उसको ये लोग परे करके सीधे ही पावर दे रहे हैं, आप जाके आप उसके एसेट्स को धर लीजिए। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये पूरे डेमोक्रेसी में ये जो सारी जो लॉ के प्रावधान, कोर्ट से परमिशन लेना, ये पूरा एक हमारे जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था का एक चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, उसका एक प्रतीक है। मगर जिस तरह अभी जो मामला चल रहा है, मुझे लग रहा है एक किस्म का फाइनेंशियल इमरजेंसी इस देश में आ सकता है। हालांकि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं लोग और सरकार कह रही नहीं हम बिल्कुल ध्यान से सब करेंगे, वो है ये है, मगर ध्यान से कुछ मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा। क्योंकि सरकार जो पावर्स हैं इनके पास, स्टेट के पास, इसको सिलेक्टिव तरीके से यूज कर रही है। और खासकर इस सरकार में मैंने देखा है बहुत सिलेक्टिव यूज ऑफ पावर बहुत है। और ये मतलब ये केवल नोटबंदी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये और कई पहलू हैं और भी राजनीति के जहां पे ये सिलेक्टिव यूज ऑफ पावर आपको दिखता है। और इसलिए मुझे इस कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सरकार एक इम्पार्शियल तरीके से आगे बढ़ेगी और ये ब्लैक मनी पे जो इनका जो चल रहा है, शुद्धिकरण का जो पॉलिटिक्स चल रहा है, ये एक इम्पार्शियल और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ने वाली सरकार मुझे नहीं दिख रही। क्योंकि जिस तरह इन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल किया अभी, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह इन्होंने उनके ऑफिस में रेड, उनके चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट, उन्होंने तो अभी रिजाइन कर दिया, और जिस तरह ये अभी फिर वो अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस पर एक इंक्वायरी, जहां जहां मतलब इनको लगता है कि कोई राजनीतिक कुछ वो करना है, प्रेशर डालना है, तो वहां सब सीबीआई खुल के मतलब इनका वो कर रही है। और जहां सीबीआई और जहां इनके अपने केसेस हैं बीजेपी के, अब देखिएगा मध्य प्रदेश में व्यापम जो कांड है, इतना ये कांड कभी हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा मैंने नहीं देखा। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग तहसीलदार, टीचर्स, हॉस्पिटल में इलीगल तरीके से भर्ती किए हुए और पैसे लेके, और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में लोग ओएसडी वगैरह अरेस्ट भी हुए हैं, और वहां पे सीबीआई कुछ नहीं कर रही। सीबीआई को सौंपा इन्होंने केस, वहां पे तो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग देख रहा था, अभी तक सीबीआई ने व्यापम केस को लेने के बाद एक भी नया एफआईआर नहीं दर्ज किया है। और सीबीआई अब ये केस बना रही है वहां पे कि ये निचले लेवल पे हुआ है, ये ऊपर से हुआ ही नहीं है। तो वहां पे भी सीधे मतलब मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट देने की बात चल रही है। तो अब
आपकी अगर एजेंसियां इस तरह यूज हो रही हैं तो मुझे विश्वास नहीं है कि ये जो आप जो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, जो करप्शन पे जो अटैक, ये तो बहुत ये नोटबंदी का एक बड़ा पहलू ये कि करप्शन पे बड़ा अटैक। अपने करप्ट पे कोई अटैक नहीं हो रहा, अपने करप्ट आप सब अक्विट हो रहे हैं धीरे धीरे। और बाकी दूसरे जो ऑपोजिशन पे आप पूरा प्रहार। अभी ममता बनर्जी के जो कल जो डिबेट, प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे जो डिबेट, डेरेक ओब्रायन, ममता बनर्जी के जो राज्यसभा मेंबर ने क्या बोला, कल आप जरूर देखिएगा, आपको मौका मिलेगा तो यूट्यूब में उनका पूरी स्पीच है उनकी, बहुत बढ़िया स्पीच दिया उन्होंने ये बोला कि आप हमारे लोगों को अरेस्ट कर लो। उन्होंने कहा हमने नोटबंदी का ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा नोटबंदी को अपोज किया है पूरा। मतलब ये राहुल गांधी वगैरह तो बहुत बाद में जागे, वो तो पहले दिन से वो बिल्कुल सड़क पे उतर गई हो। और उसने ये बोला कि इसको मैं हटा के छोड़ूंगी प्राइम मिनिस्टर को, जिस तरह की चोट इसने पहुंचाई है। तो इनको सरकार को ममता बनर्जी से नाराजगी, उसके बाद सडनली उनके खिलाफ उनके लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन एमपीज को अरेस्ट कर लिया। तो डेरेक ओब्रायन ने पार्लियामेंट में बोला कि आप इस तरह की धमकियां दोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि तो आप देखिए ये राजनीति भी चल रही है। तो शुद्धिकरण, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑपोजिशन पे प्रहार, सीबीआई का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ सेलेक्टिवली, तो ये सारी चीजें मैं एक पैकेज में देखता हूं। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि मैं नोटबंदी को केवल एक आर्थिक विषय नहीं मानता। ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये कोई भी मोड़ ले सकता है आगे जाके। और फाइनेंशियल इमरजेंसी और किसी दूसरे इमरजेंसी पे भी कन्वर्ट हो सकती है। इस पे भी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।